दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का 8वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संसद और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे और मैंने आपको कहा था कि संसद का निर्माण कुल 3 लोगों को मिलाकर के होता है, कुल 3 तथ्यों को मिलाकर के। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में आपको पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जो आपके महान न्यायवादी होते हैं और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। ठीक है, यह आज आपका 8वां लेक्चर है और 8वें लेक्चर में आज हम संसद के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में, जो भी संसद की वित्तीय समितियां होती हैं उनके बारे में, शून्यकाल क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एकदम इत्मीनान से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, और एक एक टॉपिक करके मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। समय पर आपका कोर्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक है संघीय विधान पालिका। ठीक है, तो विधान पालिका के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनियन लेजिस्लेचर का नाम दिया जाता है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं संसद के बारे में। ठीक है, संसद देखिए, आपको परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देते चलना है कि आपकी परीक्षा में संसद के अलावा क्या क्या पूछा जाता है, इस तथ्य पर क्या क्या पूछा जाता है। तो पहली बात तो याद रखेगा कि संसद संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। विधायी अंग क्यों कहा गया? क्यों विधायी अंग कहा गया? क्योंकि यहीं पर विधान बनाए जाते हैं। विधान माने नियम, यहीं पर नियम कानून बनाए जाते हैं, यहीं पर विधान बनाए जाते हैं। इसी वजह से इसको विधायी अंग कहा गया। ये संघीय सरकार का क्या है? संघीय सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, ठीक है, उसका विधायी अंग माना गया। संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे देश में चल रही है, कभी कभी प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ किस तरह की शासन प्रणाली है, तो क्या बताएंगे? हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था स्थापित है। सारे जितने नियम कानून बनते हैं ये कैसे बनते हैं? संसद के थ्रू ही बनता है ना। लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तब वो कानून बनता है। ठीक है, तो यहां पर संसदीय व्यवस्था है। ये संसदीय व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था ये किस देश से लिया गया था? तो याद रखेगा ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है ये वेटमिंस्टर मॉडल पर अपना लिया गया है। तो इसको याद रखेगा, वेटमिंस्टर मॉडल। कभी कभी परीक्षा में जब बहुत कठिन प्रश्न पूछना होता है तो पूछ देता है कि हमारी संसदीय प्रणाली किस पर निर्भर करती है, यानी किस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जिस तरह से आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, उसी तरह से यहां पर जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, करा इस कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। ठीक है, हमारे देश में संसद का महत्व है कि नहीं? बिल्कुल महत्व है। क्यों? क्योंकि सभी तरह के विधान यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है कि संविधान के भाग 5 में, अब भाग 5 की बात आ गई तो एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं भाग 4 तक की बातें। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले भाग 1 के बारे में, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। फिर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़े हैं। फिर 12 से लेकर के 35 तक हमने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा। फिर 36 से लेकर 51 तक हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा, जो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद में 51 का को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया। जो पहले 10 था, बाद में एक मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार बढ़ा दिया गया और वो बढ़कर के 11 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ा गया? जल्दी से बताइए। राष्ट्रपति के बारे में तो अनुच्छेद 52 पढ़ा गया, 54, 56, 60, 72 ये सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पढ़ा गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा गया, जो कि अनुच्छेद 63 बताता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा गया, अनुच्छेद 74 बताता है। ठीक है, 76 में महान न्यायवादी के बारे में पढ़ा गया, 148 में आपका कैग के बारे में पढ़ा गया। आज उसके आगे की टॉपिक है भाग 5 में बात करने जा रहे हैं, भाग 5। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों भाग 5 के अंतर्गत ही, ठीक है, यहां पर अनुच्छेद 79, ठीक है, 79 यानी 79 से लेकर के, ठीक है, 122 तक में संसद के गठन के बारे में बताया गया। यानी अलग अलग प्रावधान किए गए जिसमें संसद की गठन है, संसद की संरचना है, प्रक्रिया है, शक्ति है, इन सभी चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। तो वहां तक की चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर 123 की बात कर दे दोस्तों, तो आपको पता होगा यहां पर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 124 की बात कर दें तो यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कैसे होता है उसके गठन की बात करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहां 122 तक आपको चल के आना है। ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 79 के बारे में। ठीक है, 79 यानी 79 के अनुसार क्या कहा गया दोस्तों, भारत के जो संसद होगी वो संसद 3 लोगों को मिलाकर के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बस इतना ही तथ्य यहां पर बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में। ठीक है, याद रखेगा आर्टिकल 79 में बस इतना ही बताया गया कि संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर बनता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के। संसद में 2 सदन होते हैं, एक प्रथम सदन होता है, दूसरा द्वितीय सदन होता है। एक को लोकसभा कहा जाता है, दूसरे को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय, लोकसभा, राज्यसभा ये सब आपको याद रखना है। लिख रहा है कि सदन में 2 सदन होते हैं। जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 2 सदन को मिला करके ये संसद बनता है, प्लस राष्ट्रपति। करा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। वहीं अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष वो संसद का सदस्य होता है, या आप कह सकते हो संसद के सदस्यों में से ही एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हताएं होती हैं, लेकिन वो सदस्य होता नहीं है। लेकिन बिना राष्ट्रपति के संसद भी पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग माना जाता है। आर्टिकल 79 जो है दोस्तों, आर्टिकल 79 यही तो प्रावधान करती है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, करा संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दे। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तब वो नियम क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, तब उसकी स्वीकृति मिलती है, तब ये जाकर के विधेयक कानून बनता है। चलिए अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एक बार राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा लिख रहा, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया। यार सिंपल सी बात तो एकदम लाइन से 79 में संसद का उल्लेख है। 79 में क्या है? संसद का है, क्योंकि उच्च सदन माना जाता है किसको? राज्यसभा को। उच्च सदन किसको मानते हैं? राज्यसभा को मानते हैं। तो यहां पर राज्यसभा के बारे में पहले बताया गया अनुच्छेद 80 में। अब अनुच्छेद 81 क्या आएगा? ये याद रखेगा, निम्न सदन होगा, चाहे आप इसको निम्न कह लो चाहे आप इसको लोकसभा कह लो। ठीक है, तो अभी 81 में उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो लाइन से 79, 80 और 81। ठीक है, तो याद रखेगा। दूसरा तथ्य लिख रहा है दोस्तों यहां पर कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? अब देखिए यहां से प्रश्न बहुत सारा परीक्षा में आता है और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो कंफ्यूजन न होने पाए मैं कुछ तथ्य बताने जा रहा हूं। याद रखें यहां पर सदस्य संख्या कितनी होती है? टोटल 250। कितना? 550 लोकसभा में होता है और यहां पर 250, 250 यहां पर है, याद रखेगा। जिसमें से 248 सदस्य ये केवल राज्य से चुने जाते हैं। कहां से? 238 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? राज्य से चुने जाते हैं राज्यसभा में। प्लस दोस्तों 12 सदस्य ये आपके मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कल मैं जब आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा था परसों, तो वहां पे आपको पढ़ाया गया था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, और 2 सदस्यों को अगर आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है और राष्ट्रपति ऐसा समझता है तो फिर वह 2 सदस्यों को लोकसभा में भी रख सकता है। तो कुछ सदस्य जो, अगर बात किया जाए संसद में कुल कितने लोगों को राष्ट्रपति रखता है, तो याद रखेंगे 14 लोगों को। लेकिन राज्यसभा में कितने को? 12 को। लोकसभा में कितने को? 2 को। कुल मिलाकर के कितने को? 14 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 238 दोस्तों, इसमें राज्य भी शामिल है और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। अभी आप दोनों को मर्ज करके पढ़ो तो 238 और 12 ये मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। तो ये 250 आपकी यहां पर पूर्ण हो जाएंगे सीट। ठीक है, अच्छा किसके अंतर्गत ये कहा गया दोस्तों, ये मनोनीत करने वाली बात? तो ये भी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जो है डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, 80(1) के अंतर्गत करा राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो नॉर्मली लोकसभा वाले से 5 साल ज्यादा होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होती है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होती है। कितनी होती है? मिनिमम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा क्या है दोस्तों? एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। याद रखेगा, यह सदन अस्थायी है। और सबसे बड़ा जो प्रश्न यहां पर आता है कि क्या राज्यसभा का विघटन हो सकता है? नहीं। लोकसभा का
विघटन होता है कब? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होता है और मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है और राष्ट्रपति ही विघटित करता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। हां, यह जरूर है कि इसके मेंबर बदलते रहते हैं, हर 2 वर्ष पे इसके मेंबर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो याद रखेगा, राज्यसभा कभी नहीं भंग होता है, कभी इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, दोस्तों कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। तो अंतर है, वहां उम्र में भी अंतर था, वहां 25 साल पर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। वहां पर 30 था, वो भी ज्यादा था, यहां पे कार्यकाल है ये भी ज्यादा है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट लेते हैं और फिर उनके जगह पर नए आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा अनुच्छेद 83(1) के द्वारा बताया गया है। 83(1) में यह चीज बताया गया, रिटायरमेंट लेना और फिर नए सदस्यों का आ जाना। भाई 1/3 अगर यहां से चले जाएंगे तो बाद में 1/3 बुलाना भी तो पड़ेगा, तो वहीं फिर नया चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई अलग से कार्यभार तो दिया नहीं गया उनको, ठीक है, कि किसी अलग कार्य के लिए उनकी नियुक्ति की गई हो। हाँ, अगर कभी राष्ट्रपति जो है उनकी मृत्यु हो गई है या आकस्मिक निधन हो गया है या उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब तक कि अगला चुनाव ना हो जाए तब तक वो अपना कार्य करता रहेगा, ये हमने पढ़ा है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए और कोई अलग से काम नहीं। हां, अनुच्छेद 89 में एक बात जरूर कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। जिस तरह से लोकसभा को डील करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह से राज्यसभा के लिए कोई राज्यसभा अध्यक्ष नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वहां पे सभापति नाम दिया गया, उसके नीचे उपसभापति होता है। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष भी होता है, उसी तरह से राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति भी होता है और राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं, ठीक है। याद रखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है ये भी मेंबर नहीं होता है, उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन जो उपसभापति है, जो उपसभापति, वो राज्यसभा के बीच में से किसी मेंबर को ही बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 89(2) में बताया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। 89(1) में, 89(1) में याद रखिए सभापति के बारे में चर्चा किया गया है और 89(2) में उपसभापति के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। करा अनुच्छेद 90, ठीक है। 90 अनुच्छेद क्या बताता है? देखिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको बताया जा रहा है, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करा अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद अगर रिक्त हैं, किसका? उपसभापति का, ठीक है। तो याद रखिए, अगर पद रिक्त होने या पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है, क्योंकि उपसभापति, अच्छा, उपराष्ट्रपति को पद नहीं हटा सकते। उपराष्ट्रपति बस एक ही कंडीशन में राज्यसभा का पदेन सभापति का पद छोड़ता है, जब कभी वो राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व निभाने लगता है। अगर मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का देहांत हो गया उनके कार्यकाल में, जैसे आपने जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, उनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो याद रखिए, हम हिदायतुल्लाह का नाम सुना होगा, उनका भी देहांत हो गया था, ठीक है। तो याद रखिए, उनके देहांत होने के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना, ठीक है, उन्होंने क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने, ठीक है, उन्होंने अपने समय में राज्यसभा का जो पदेन सभापति का पद था वो छोड़ दिया। ये नियम होता है, एक साथ दो काम नहीं होता, एक साथ एक ही काम होता है, या तो राष्ट्रपति का काम हो जाए या तो पदेन सभापति बन के रह जाए, ठीक है। तो जब पदेन सभापति कोई नहीं रहेगा तब यही उपसभापति जो होता है वो हेड हो जाता है। भाई कोई नहीं है तो यही क्या होता है? हेड हो जाता है। लेकिन उपसभापति को हटाए जाने के लिए भी नियम कानून है, वही साबित कदाचार असमर्थता बताएंगे, अनुच्छेद 90 में प्रावधान दिया गया है। लिख रहा है कि यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो पद रिक्त कर देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने राज्यसभा का उपसभापति बना दिया और मान ली, या उस समय था, ठीक है, उस समय राज्यसभा का सदस्य था, आपने उनको क्या बना दिया? उपसभापति बना दिया। बाद में वो रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड हो गए यार, तो फिर उनको अपना पद भी तो छोड़ना पड़ेगा, अब किसी दूसरे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो समय है वो समाप्त हो चुका है, उनका पद रिक्त है। करा उपसभापति सभापति को संबोधित करके, हस्ताक्षर करके अपना जो है पद त्याग कर सकता है। अगर इस्तीफा देने के मूड में है, जैसे राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है तो किसको संबोधित
करेगा? उपराष्ट्रपति को। उसी तरह से अगर उपसभापति को इस्तीफा देना है तो उपसभापति को देना है तो वो सभापति को संबोधित करके दे, और सभापति है कौन? उपराष्ट्रपति ही सभापति है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। करा राज्यसभा द्वारा उपसभापति पद को हटाने की संसूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, क्योंकि राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा के सदस्य समस्त सदस्यों के बहुमत का प्रस्ताव पारित करना होगा, तब जाकर के ये हटाया जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। अनुच्छेद 92 करा इसके अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। भाई जब संकल्प चल रहा है तो फिर वो गद्दी पे बैठ करके डील नहीं करेगा, ठीक है, याद रखेगा। चलिए राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी पावर होती है राज्यसभा में। लिख रहा राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों, यहां पे नोट करिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको कंफ्यूजन बहुत बनता है। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, देखिए मत देने की बात यहां पे कर रहा है, ठीक है, और याद रखेगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को, राज्य सूची का मतलब क्या है? राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो अपना यह कार्य केंद्र सरकार को सौंप सकती है, अगर चाहे तो सौंप सकती है, और अगर सौंपा जा चुका है तो याद रखेगा यहां पे लिख रहा है कि कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को, अगर नहीं भी सौंपा गया तो राज्यसभा ऐसा कर सकता है, भी पावर, एडिशनल पावर है उसके पास, ठीक है, तो लिख रहा है कि किसी भी विषय को बहुमत द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। भाई मैटर था राज्य सूची का, लेकिन कानून कौन बनवा रहा है? राज्यसभा कानून बनवा रहा है, ठीक है, अगर उसको लगे कि क्या है महत्वपूर्ण विषय है तब, ठीक है, ऐसा पावर दिया गया अनुच्छेद 249 में। इसी के तहत कहा गया कि राज्य सूची के विषय पर, किसी भी विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, ऐसा अनुच्छेद 249 के तहत कहा गया है। ये वाला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक के लिए ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, समय भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, और अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा जाएगा, वो तो काफी आगे चल के, लेकिन थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में यहां भी दिया गया क्योंकि यह पद जो है यहीं से संबंधित है। करा अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र केवल और केवल किसको है? ये राज्यसभा को प्राप्त है। याद रखिए, अखिल भारतीय जो सेवाओं का सृजन होता है, इस पद का जो सृजन होता है, उसका अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये आपकी परीक्षा में पूछा जाए ना तो बहुत लोग गलतियां करेंगे। लिख रहा है राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अनुच्छेद 312 के बारे में, ठीक है। कह रहा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, मान लीजिए, अच्छा धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, निर्णय कौन लेता है? तो उसकी सारी पावर लोकसभा अध्यक्ष की बात होती है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने अगर कह दिया कि यह विषय धन विधेयक है, ठीक है, तो आपको यह विधेयक धन विधेयक है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। एक बात तो याद रखिए। प्लस ये भी कहा गया दोस्तों, प्लस ये भी कहा गया धन विधेयक के बारे में कि अगर लोकसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया है और राज्यसभा ने में चला गया है तो राज्यसभा सिर्फ एक बार इसको लौटा सकती है और 14 दिन के अंदर उसको उस पर जो है अपनी बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। मान लीजिए लोकसभा से कोई विधेयक धन विधेयक वो पारित हो गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में डिले हो रहा है तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिक वो पारित हो जाएगा, मान लिया जाएगा, लेकिन एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए राज्यसभा वापस कर सकती है। और मान लो दोबारा धन विधेयक पास होकर चला गया तो राज्यसभा लौटा नहीं सकती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे वही लिख रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है, अधिकतम 14 दिन इसका वैलिडिटी होता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। एकदम सिंपल सी 2% की बात याद रखेगा। चलिए राज्यसभा के गठन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार इसका गठन कब हुआ था? पहली बार दोस्तों इसका गठन हुआ था 1952 में 3 अप्रैल को। गठन की बात कर रहा है, बैठक की बात नहीं कर रहा है।
गठन और बैठक में अंतर है। राज्यसभा को गठित पहले किया गया, भाई गठन हो जाएगा तब ना बैठक होगी। तो 3 अप्रैल को 1952 में गठन किया गया था तथा पहली बैठक हुई थी 13 मई को, यानी एग्जैक्ट 1 महीना 10 दिन, ठीक है। 1 महीना 10 दिन बाद इसकी पहली बैठक हुई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है, बुल नहीं है, यहां पे याद रखेगा, बुलाता है। क्या करता है? कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा ही नहीं, 6 महीने के अंतराल पर लोकसभा के लिए भी यही नियम है कि लोकसभा भी 2 बार बुलाई जाती है। करा इन अधिवेशनों में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो रही बात आपके राज्यसभा के बारे में। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में कि लोकसभा के बारे में कौन कौन सा तथ्य यहां पर दिया जा रहा है। करा लोकसभा की संरचना का उल्लेख कहां पर किया गया? पहले बता दिया, 79 में संसद है, 80 में आपका क्या है? राज्यसभा है, और 81 में आपका लोकसभा है। वही दे रहा है 81, ठीक है। तो याद रखेगा, करा लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर 530 प्लस 20 प्लस 2, ठीक है। तो यहां पर याद रखेगा दोस्तों, यहां पर वहां पर क्या था? 250 था। यहां पर दोस्तों याद रखेगा 530 ये राज्य और केंद्र से चुन के आते हैं, ठीक है, बाकी 20 अलग से, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। और यहां पर 126वां संशोधन भी प्रस्तावित था। एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जितने पद हैं जरूरी नहीं कि सबके सब भरे रहें, क्योंकि एक कानून बनाकर यह कहा गया कि 2026 तक ये जो संख्या है, ये संख्या नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो टोटल आपको याद रखना है 550 प्लस 2 अलग से याद रखना, क्योंकि 2 एडिशनल में आते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये 2026 तक बढ़ भी नहीं सकते, इसी पे हमको कंट्रोल करके चलना होगा। हाँ, उसके बाद अगर जरूरत समझ में आए तो हम सदस्य संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे लगा कि 20 सदस्य संख्या बढ़ाया जाना चाहिए, तो फिर बढ़ करके 570 या 572 हो गया, वो कर सकते हैं, लेकिन 2026 तक हमको इसी स्टैंडर्ड पर चलना है। लिख रहा है अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 330, 331, 332, 333, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। सीरियल क्रम में आपका आंग्ल भाषा संबंधित, ओबीसी संबंधित, एससी से, एसटी से, ऐसे करके दिया गया है, वो सब आपको बताऊंगा, तो इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है पहला पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहा है कि लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो लोकसभा का चुनाव होता है ना, आप स्वयं से वोट देने जाते हो अपना गुप्त मतदान करते हो, लेकिन ये प्रत्यक्ष वोटिंग होती है। वोटिंग तो प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष तो होती नहीं है। तो प्रत्यक्ष वोटिंग होती है, आप प्रत्यक्ष तरीके से जाते हैं, वोट देते हैं, लेकिन गुप्त मतदान, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। और 530 से अनधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से संसद विधि जो द्वारा बता रही है, इसमें 20 सदस्य, ठीक है। तो याद रखिए 530 आपके टोटल कहां से? अधिकतम 530 राज्यों से और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से रखे जाते हैं। बाकी लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की बात कर रहा है, अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 लोगों का यहां पे बात हो रहा है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। नोट लिख रहा है दोस्तों कि 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में हुआ था। उसके प्रावधान के अनुसार यह कहा गया कि 2026 तक ये सीटों की संख्या बढ़ नहीं सकती है। मोटी मोटा ये जान लीजिए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यह 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था और उसमें निर्णय लिया गया था। वर्तमान में अगर बात करें कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 545 है। पीछे था कितनी हो सकती है, वो अधिकतम था, अभी है कितनी, तो 545 है। इसमें से 524 सदस्य राज्यों से हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 आंग्ल भारतीय हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 126वां संविधान संशोधन जो था दोस्तों, उसमें प्रावधान किया गया कि आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान, ठीक है, निरस्त करना प्रस्तावित है, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कारण लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में आजकल प्रश्न आता है। अनुसूचित जाति मतलब एससी, अगर यही लिख देता अनुसूचित जनजाति मतलब हो जाता है एसटी। तो याद रखें दोस्तों, एससी के लिए टोटल 84 सीट है, ठीक है, 4 दूना के 8, और इनके लिए क्या है 47 है। अगर उल्टा कर देंगे दोस्तों तो देखिए 84 48 हो जाता, बस ये 48 ना होकर के 47 है, याद रखेगा। 84 और 47 याद रखेगा, मतलब थोड़ा सा आपको ट्रिक मिल गया
ना, यहां पर 84 था, आप इसको उल्टा करके एक कम कर दो। हो सकता है इस बात को ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में आपको याद आ जाए, ठीक है, तो याद रखना बड़ी बात है, ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है और इसमें जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुका है वो यहां पर वोटिंग कर सकता है, ठीक है, मतदान दे सकता है, ठीक है। तो याद रखेगा लोकसभा के सदस्य के लिए आवश्यक है कि वो कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु थी वैसे यहां 25 वर्ष है। समय वहां 6 साल था, यहां समय 5 साल है। वो अस्थायी था, ये विघटित हो सकता है। वो हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते थे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ सब लोग रिटायरमेंट लेंगे और एक साथ नई संसद मतलब नया लोकसभा बनेगा, ठीक है, याद रखेगा। प्लस व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना होना चाहिए, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, सब तो आम बातें हैं तो इसलिए मैं इसको नहीं बताता हूं। लोकसभा का लोकसभा क्या है, यह एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि इसका विघटन संभव है। राष्ट्रपति इसका विघटन कर देता है कब? जब कभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब, ठीक है, या जब कभी फ्लोर टेस्टिंग हो और कोई जो अपने बहुमत को साबित ना कर पाए, जिससे कभी लोक लेखा समिति भी, क्या लिख रहा है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी लोक लेखा समिति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, हो सकता है कुछ लाइन मिसप्रिंट हो गया तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, हालांकि उसके पहले भी समाप्त हो सकता है। आपातकाल के समय क्या होगा? मान लीजिए देश में आपातकाल लग गया, मैंने बताया था राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यहां पर 3 अनुच्छेद हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, एक संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 है, एक वित्तीय आपातकाल 360 है। कह रहा आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो कि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है अगर देश में आपातकाल लागू है तब, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है जिसका निर्माण प्रधानमंत्री स्वयं करता है, यही मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, ठीक, वो भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कह रहा लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कितना होता है? तो 1/10 गणपूर्ति माना गया है। तो अब देखिए अगर टोटल सदस्य संख्या 545 है या टोटल 550 है तो अधिकतम गणपूर्ति कितना होगा? 55 होगा, ठीक है भाई। 1/10 आप याद रखो, परसेंटेज याद रखो हमेशा। ये गणपूर्ति जो कोरम होता है वो 1/10 होता है, ठीक है। कोरम पूरा करना कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 2-3 लाइनें जान लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बता रहा है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाता है और किसी एक को उपाध्यक्ष बनाता है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। राज्यसभा की कंडीशन में सभापति की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है, वो पदेन सभापति होता है, ठीक है, उसको याद रखेगा। वो 89(1) आपने पढ़ा। और उसके बाद अलग से जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा की कंडीशन में दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों का ही चुनाव उन सदस्यों के बीच से किया जाता है। कह रहा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। दोस्तों अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बाद में बनते हैं, शपथ वो लोकसभा किसके रूप में लेते हैं? वो सदस्य के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। एकदम दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है, तो ये अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य। जाहिर सी बात है अगर उपसभापति को हटाना है 14 दिन पहले सूचना दे दो, बहुमत से कोई एक प्रस्ताव पारित कर दो, हट जाएंगे। वही हाल लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए होता है या उपाध्यक्ष को हटाना है तो ठीक है, आप संकल्प पारित कर दो बहुमत से और 14 दिन पहले सूचना दे दो, पद से हट जाएंगे, ठीक है। अन्य तथ्य में दे रहा दोस्तों अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में हमने पढ़ाया आपको संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब कभी लोकसभा राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट आता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और यह अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कह रहा लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यहां पर उपराष्ट्रपति नहीं आता है सभापति बनने के लिए, ठीक है। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष जब संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया तो लोकसभा अध्यक्ष उसका अध्यक्ष मान लिया जाता है। अनुच्छेद 118(4) में भी यह बताया गया है, ठीक है।
करा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा, तो इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। यह भी तथ्य आपको पढ़ाया जा चुका है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो था, जिस तरह से हमने पढ़ा कि राज्यसभा का कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 को बना था, गठन हुआ था, उसी तरह से यह कार्यकाल मत लिखिए, एक मिनट, ये कार्यकाल ही बता रहा है, ठीक है, और उसका गठन याद रखेगा, ठीक है। और यहां पर आप गठन लिखिए और वहां पर बैठक लिखिए, ठीक है, गठन और बैठक, तो यहां भी कर लीजिए 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक, और जबकि प्रथम लोकसभा का जो अधिवेशन चला है वो 13 मई को स्टार्ट हुआ है, तो 13 मई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है, जीवी मावलंकर, ये पहले जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके अलावा पहला उपाध्यक्ष कौन था लोकसभा का, तो याद रखिएगा अनंत सैनम आयंगर, ठीक है, ये पहले उपाध्यक्ष थे। दोस्तों इनके खिलाफ जो है साबित कदाचार का भी प्रस्ताव पारित किया गया था, वो भी याद रखिएगा, पहले थे उसके बाद भी। करा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ये आगे चल के दोस्तों क्या बनती है, बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी, आगे चल के इनको राष्ट्रपति पद के लिए भी चुना जाना था, बट उसके बाद जो है नहीं चुना गया, ठीक है, और इनके स्थान पर रामनाथ कोविंद जी को चुन लिया गया, ठीक है। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा मल्काजगिरी, ये आंध्र प्रदेश में है, यहां पर सबसे ज्यादा मतदाता है, और सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख का है, और सबसे छोटा वाला क्षेत्र ये चांदनी चौक दिल्ली है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए, संसद की कुछ वित्तीय समितियां हैं, उनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय समितियों में दे रहा है दोस्तों लोक लेखा समिति, क्या दे रहा है, लोक लेखा समिति, इत्मीनान से पढ़िएगा, लोक लेखा समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपसे परीक्षा में यही पूछता है, लोक लेखा कैसे याद करेंगे। मान लीजिए परीक्षा में भूल गया तो देखिए लोक में भी ल लिखा है और लेखा में भी ल लिखा है, ठीक है, तो आप याद रखिए कोई भी शब्द रखिए 2-2, ठीक है, 2-2, क्योंकि ल 2-2 बार आ रहा है ना, तो याद रखेगा। ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि परीक्षा में यही ज्यादा पूछा जाता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी, बोलो 22 होती है, ठीक है, और अलग अलग अगर पूछे तो याद रखेगा 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। आधा एक तरह से है, 15 का आधा 7 होगा ना भाई, 14 का आधा 7 होता है, 15 का आधा 7.5 होगा। अब एक आदमी आधा कहां से काट के लाओगे, हाँ, तो याद रखेगा 7 राज्यसभा में होते हैं और 15 लोकसभा में होते हैं, 15 7 22 सदस्य हो गए, ठीक है। करा इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यहां पर भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बनता ही बनता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा उसको कौन चुनेगा, उसको चुनने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष वो उसको चुनाव करे, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है लोक लेखा समिति में। और प्राक्कलन समिति दोस्तों याद रखिए, इसको जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति, दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति बहुत बड़ी समिति है, ये लोक लेखा वाले से बड़ी समिति है। यहां पर सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, प्राक्कलन में सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है। और याद रखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य लिए जाते हैं, इसमें राज्यसभा वाले नहीं होते हैं, तो प्राक्कलन याद रखेगा। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। और याद रखेगा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को नहीं शामिल किया जाता है, तो आपको बता ही दिया मैंने। इसके अध्यक्ष को भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाना मतलब किसी को भी अध्यक्ष बना दिया जाता है जिसको वो अच्छा समझता है। सरकारी खर्चे में कमी लाने आदि विषयों पर यही समिति काम करती है, प्राक्कलन समिति, ठीक है। आगे देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये क्या है सुन लीजिए। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, ठीक है। क्या दे रहा है, यहां पर देखिए दे रहा था आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति, कौन सी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। यहां पर 22 होता है, वही 15 और 7 वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी रहेगा, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष इसके सदस्यों को मनोनीत करता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। ये एकदम समझ लीजिए लोक लेखा समिति की तरह ही होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जैसे शून्यकाल। शून्यकाल की किसकी देन है दोस्तों, तो याद रखेगा भारत की देन है, इसको भारत ने किसी से लिया नहीं है। याद रखिए संसद के दोनों शब्दों में प्रश्नकाल के बाद का ठीक बाद का समय, यानी 12 बजे का जो समय होता है वो क्या होता है, शून्यकाल का होता है। 12 बजे से लेकर के 1 बजे के समय के बीच को क्या बोलते हैं, शून्यकाल माना जाता है, ठीक है। इसके पहले का समय प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों पर चर्चा होती है। करा इस दौरान सदस्यों द्वारा जो अति महत्वपूर्ण मामलों के प्रश्न हैं उसको उठाया जा सकता है शून्यकाल में। देखिए शून्यकाल में अगर किसी को प्रश्न करना है तो यहां पे कर सकता है। जनरली कोई उसको संसद में प्रश्न करना है तो पहले लोकसभा के पास, लोकसभा अध्यक्ष के बाद वो क्या भेजेगा, चिट्ठी भेजा जाएगा कि इनको ये प्रश्न पूछना, तब मौका मिलता है बोलने का। ऐसा नहीं कि लोकसभा में आप चुनकर गए और आपको जो भी बोलना है बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या होता है। तारांकित मतलब होता है ना, कभी कभी आप पढ़ते हो क्वेश्चन में स्टार लगा देते हो, ठीक है, वही है तारांकित। वैसा ही कुछ होता है तारांकित और अतारांकित। करा ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है, तुरंत। भाई यहां स्टार लगा दिया ना, इसका मतलब बताओ, जब कहीं मान लीजिए टर्म एंड कंडीशन अप्लाई लिखा होता है तो आप लिखे, आप देखते होंगे वहां पर स्टार बना होता है, इसका उत्तर तुरंत बताओ, ये तारांकित है, इसका उत्तर तुरंत अपेक्षित होता है। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है वो अतारांकित होता है। भाई आपको मौखिक नहीं चाहिए, तुरंत नहीं चाहिए, लिखित चाहिए, वो अतारांकित हो जाएगा, तो वहां डिटेल में लिख करके दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपने पढ़ा होगा विनियोग विधेयक के बारे में, करा है इसके द्वारा ही भारत सरकार की संचित निधि से धन निकाला जाता है। विनियोग विधेयक के माध्यम से ही धन निकाला जाता है। भाई भारत सरकार अपने खर्चे कैसे चलाएगी, जब धन निकालेगी तब ना। और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग भी इसमें शामिल होती है। ये जो संचित निधि होता है, ये अनुच्छेद 266 में आपको बताया जाएगा आगे चल करके। इसमें क्या होता है कि जितने भी भारत सरकार से संबंधित पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी पद हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, ठीक है, या फिर लोकसभा आयोग वाले होंगे, इन सभी को सैलरी कहां से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। आगे देखिए वित्त विधेयक क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 117, ठीक है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख किया गया है। करा ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक में अंतर होता है। धन विधेयक कौन सा विधेयक है या नहीं है वो डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष लेता है, वो अलग चीज होता है, ठीक है। लिख रहा है धन विधेयक तो 110 में बता दिया गया, याद रखेगा दोस्तों। धन विधेयक कहां बताया गया, ये 110 में बताया गया। वित्त विधेयक कहां बताया गया, ये अनुच्छेद 117 में बताया गया। और एक होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे आप बजट का नाम देते हैं ना। एक्चुअली में बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया है, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया और यह अनुच्छेद 112 में दिया गया है, ठीक है। 112 कैसे याद रखेंगे, एक बजट होता है 12 महीनों के लिए, ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए क्या दे रहा है, करा संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अनुसार उल्लिखित विषयों में से संबंधित विधेयक धन विधेयक है या नहीं है वो बताया जाता है यहां पर, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सब आर्टिकल बने हुए हैं। और इसमें केवल धन विधेयकों की खासियत होती है, इसे पेश सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है बस एक टेम्परेरी जो है नियम है, आप जान लो 14 दिन के लिए भेजा जाता है। वो कुछ उसमें कर तो सकते नहीं है, नहीं कुछ बोलेंगे तो भी 14 दिन बाद पास हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 116(1) में बताया गया है। कराए लेखानुदान अगर सरकार पारित होती है तो इसमें क्या होता है, अग्रिम राशि को मंजूरी दिया जाता है। जैसे होता क्या है, जनरली आपके घर से कुछ खर्चे आते हैं 5000, मान लीजिए किसी महीने आपका खर्चा बढ़ गया तो आप क्या करते हो, 500 रुपया एडवांस मांगते हैं, भाई कुछ बढ़ा के भेज दिया, खर्चा बढ़ गया है, ठीक है, लॉकडाउन हो गया, कुछ खाना पीना है, होता है ना ऐसे, बस वही वैसा ही होता है लेखानुदान। लेखानुदान मतलब एडवांस पेमेंट चाहिए तो होता है लेखानुदान। और विनियोग विधेयक जो पढ़े थे उसको पारित करके संचित निधि से पैसे निकालने का कार्य किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। एक नियम है नियम 193 करा लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय और अति महत्व वाले विषयों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग भी की जा सकती है। अब देखिए अगर आपको कोई चर्चा करना है तो आपको लोकसभा अध्यक्ष को बताना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको लगता है कि यह सब करने का समय नहीं है तो नियम 193 के अनुसार भी चर्चा किया जा सकता है तत्काल, कि अभी एकदम अटेंडम में कोई बात आ गई, ठीक है, तो नियम 193 वहां आ जाता है। आगे देखिए दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं, क्या क्या प्रक्रिया वो देख लीजिए। करा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368, दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत ही हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। और संशोधन करने का जो प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर कुल 3 तरह के संशोधन होते हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा होता है। साधारण बहुमत मतलब जहां आधे, ठीक है, देखिए एक होता है आधे से अधिक, जब आधे से अधिक हो गए या 2/3 हो गए तो वहां पर विशेष बहुमत हो जाता है। और जब संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित होता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्य क्षेत्र है, कोई नाम परिवर्तन करना है, ये सब साधारण विधेयक से ही काम चल जाए, साधारण बहुमत से ही काम चल जाते हैं। विशेष बहुमत की बात करेंगे तो यहाँ 2/3 बहुमत चाहिए, जितने सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत मिलेंगे तब जाकर के विशेष बहुमत पारित होता है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। जितने उपस्थित हैं, जितने मतदान कर रहे हैं वो लिया जाता है। संसद का विशेष बहुमत
और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, ये तीसरे तरह का संशोधन होता है। संशोधन को लेकर के आप परेशान मत होइए, संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में विस्तार से बताया जाएगा। ये तो यहां पर एक टॉपिक लग करके आ गया, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे से अधिक की स्वीकृति के संशोधन के बाद भी यहां पर चीजें लागू की जा सकती है। जैसे जीएसटी लागू हो रहा था तो कितना महीना चल रहा था ना कि संसद से तो पारित करा लेंगे, फिर राज्यों का जो विधानमंडल वो कैसे पारित करेगा, ठीक है, तो उससे भी पारित कराना पड़ता है। तो ये करा, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, इन सब से संबंधित अगर विषय होते हैं तो उनसे संबंधित संशोधन कहां पर किए जाते हैं, याद रखेगा, वो जो है स्पेशल बहुमत के तहत आते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा एक्सप्रेस क्लास है, थोड़ा सा दम लगा करके और तेजी से पढ़ते चलिए, समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।